भारत के इतिहास में ना एक ऐसा राजवंश था जिसने 1000 साल से भी ज्यादा समय तक शासन किया। तो आज हम उसी मेवाड़ साम्राज्य की कहानी को जानेंगे और हमारा गाइड होगा एक बहुत ही खास ऐतिहासिक दस्तावेज। तो देखिए, हमारी पूरी कहानी का आधार हैं ये हाथ से लिखे हुए नोट्स। मतलब हर स्लाइड और हर बात जो हम करेंगे वो सीधे इसी सोर्स से ली गई है। इससे हमें मेवाड़ के इतिहास की एक बहुत गहरी समझ मिलेगी। मेवाड़ की इस पूरी गाथा को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इसकी नींव कैसे रखी गई, फिर वो दौर जब ये अपनी शक्ति के शिखर पर था, इसके बाद मुगल साम्राज्य के खिलाफ इनका जो जबरदस्त प्रतिरोध था उसे समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि मेवाड़ की विरासत आज भी क्यों इतनी मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, नींव। कहानी की बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं कि आखिर इस महान साम्राज्य की नींव कैसे और किन हालातों में रखी गई थी। तो मेवाड़ की जो नींव है ना, वो असल में इन्हीं शुरुआती लड़ाइयों और जीतों पर टिकी हुई थी। सोचिए, 734 एडी में बप्पा रावल ने राजवंश की स्थापना की और लगभग तुरंत ही दिल्ली सल्तनत के साथ टकराव भी शुरू हो गया। फिर देखिए, जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को हराकर अपनी ताकत तो दिखाई, लेकिन असली मतलब पहली बड़ी चुनौती आई 1303 में, जब चित्तौड़ पर हमला हुआ। मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज भी कहा जाता था, यानी हिंदुओं का सूर्य। नोट्स के मुताबिक यह उपाधि सिर्फ एक नाम नहीं थी, बल्कि उनकी कभी ना झुकने वाली संप्रभुता का प्रतीक थी। एक ऐसा साम्राज्य जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ। और अब बात करते हैं राज्य की पहली सबसे बड़ी परीक्षा की, अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ की घेराबंदी। ये मेवाड़ के इतिहास की एक बहुत ही निर्णायक घटना थी, एक ऐसा पल जिसने आने वाली सदियों के लिए इसके चरित्र को तय कर दिया। और इसी घेराबंदी के दौरान साका और जौहर की वो दर्दनाक परंपरा निभाई गई। देखिए, ये सिर्फ कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा था। जब लगता था कि अब जीत की कोई उम्मीद ही नहीं बची है, तो जो पुरुष योद्धा थे वो केसरिया पहनकर अपनी आखिरी लड़ाई के लिए निकल पड़ते थे। इसे ही साका कहते थे। और किले के अंदर जो महिलाएं थीं, वो दुश्मन के हाथों अपमान से बचने के लिए खुद को आग में समर्पित कर देती थीं, जिसे जौहर कहा जाता था। मतलब ये सम्मान और आजादी के लिए दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था। चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर, शक्ति का शिखर। शुरुआती संघर्षों के बाद मेवाड़ ने एक ऐसा दौर देखा जब वो न केवल सैन्य शक्ति में बल्कि कला और संस्कृति में भी अपने चरम पर पहुंच गया था। और इस सुनहरे दौर के सबसे बड़े नायक थे राणा कुंभा। वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही कुशल शासक और कला के संरक्षक भी थे। नोट्स के अनुसार राणा कुंभा ने 32 किले बनवाए थे। जरा सोचिए, 32 किले! ये संख्या उनकी दूरदर्शिता को दिखाती है। उन्होंने मेवाड़ की सीमाओं को इतना मजबूत कर दिया था कि दुश्मन के लिए उसे भेदना लगभग नामुमकिन हो गया था। पर राणा कुंभा सिर्फ किलों तक ही सीमित नहीं थे। एक योद्धा होने के साथ साथ वो कला और ज्ञान के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। चित्तौड़ का जो मशहूर विजय स्तंभ है, वो उन्होंने ही बनवाया था। इतना ही नहीं, वो संगीत के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनकी बनाई हुई इमारतें और लिखे हुए ग्रंथ आज भी उनकी महान विरासत की गवाही देते हैं। अच्छा, राणा कुंभा के बाद आए राणा सांगा, जिन्होंने मेवाड़ की शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ाया। उन्होंने दिल्ली और मालवा के सुल्तानों को हराया, और इन जीतों का सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि सभी राजपूत राज्य मेवाड़ के नेतृत्व में एक साथ आ गए, जिससे मेवाड़ उस समय की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। अब आता है तीसरा भाग, महान प्रतिरोध। अब हम मेवाड़ के इतिहास के उस अध्याय पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, जब इस छोटे से राज्य ने उस समय के सबसे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को सीधी चुनौती दी। यही सवाल महाराणा प्रताप और उनके महान प्रतिरोध की पूरी कहानी को बयान करता है। और इस प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक है हल्दी घाटी का युद्ध। जैसा कि नोट्स में बताया गया है, टेक्निकली ये युद्ध बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ, लेकिन यह सम्राट अकबर की विशाल सेना के खिलाफ महाराणा प्रताप की कभी ना हारने वाली हिम्मत का प्रतीक बन गया। देखिए, हल्दी घाटी सिर्फ एक लड़ाई थी, लेकिन प्रताप का संघर्ष तो जीवन भर चला। उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ थी, मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करनी। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों का इस्तेमाल करके गुरिल्ला युद्ध छेड़ा, चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और धीरे धीरे अपने खोए हुए ज्यादातर इलाके वापस जीत लिए। उन्होंने ये पक्का किया कि मेवाड़ की आज़ादी का सूरज कभी न डूबे। और अब चौथा और आखिरी भाग, संधियां और विरासत।
सदियों के संघर्ष के बाद मेवाड़ के इतिहास में एक नया मोड़ आया। अब तलवारों की जगह संधियों और डिप्लोमेसी ने ले ली और मेवाड़ की कहानी एक नए दौर में पहुंच गई। ये टाइमलाइन उस बड़े बदलाव को दिखाती है। 1527 में खानवा की लड़ाई से मुगलों के साथ टकराव शुरू हुआ, जो 1576 में हल्दी घाटी तक पहुंचा। लेकिन दशकों के लगातार युद्ध के बाद 1615 में एक संधि हुई। ये एक प्रैक्टिकल कदम था, जिसने मेवाड़ को शांति और स्थिरता दी और एक नए युग की शुरुआत की। 1615 की संधि के बाद मेवाड़ मुगल साम्राज्य का हिस्सा तो नहीं बना, पर उसके साथ एक नया रिश्ता जरूर कायम हुआ। मुगल शासक अपने खास सहयोगियों को एक मनसब देते थे, जो एक तरह का मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक होता था। नोट्स के हिसाब से मेवाड़ के शासकों को 5000 का ऊंचा मनसब दिया गया था, जो मुगल दरबार में उनके सम्मान और महत्व को दिखाता था। तो आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वो है समय। दिल्ली सल्तनत आई और चली गई, मुगल साम्राज्य बना और बिखर गया, लेकिन मेवाड़ का राजवंश 1000 साल से भी ज्यादा समय तक टिका रहा। इसने अपने लगभग हर प्रतिद्वंद्वी को समय के साथ पीछे छोड़ दिया। तो आज की इस लगातार बदलती दुनिया में एक ऐसे राजवंश से क्या सीखा जा सकता है जिसने टूटने से इनकार कर दिया? मेवाड़ के इतिहास में हिम्मत, सम्मान और स्वतंत्रता के जो सबक हैं, वो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं।